विद्यार्थियों, आज हम जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्य से तात्पर्य है मजाक, कटाक्ष या ऐसी आलोचना जिसमें हंसी का पुट हो। तो व्यंग्यात्मक रचना से तात्पर्य है कि ऐसी रचना जिसमें किसी मुद्दे या बात की आलोचना करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य बात के माध्यम से उपहास किया जाता है। और हम कह सकते हैं कि व्यंग्य साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें उपहास होता है और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है। तो जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर जी द्वारा लिखी गई ऐसी ही एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसकी व्याख्या का अध्ययन हम करेंगे। विद्यार्थियों, इस व्यंग्य रचना के माध्यम से लेखक ने भारतवासियों, उसके सरकारी तंत्र, शासन व्यवस्था और जो स्वतंत्र होने पर भी मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम है और दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, और उनकी इस मानसिकता में सामान्य जनता की क्या हालत हो सकती है तथा इस सरकारी तंत्र पर किसी का कुछ बस नहीं चल सकता, इस बात पर लेखक ने इस कहानी में गंभीर टिप्पणी की है। तो आइए अब हम इस कहानी का अध्ययन करते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत दौरे पर आने वाली थीं। यानी कि जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थीं, वे अपने पति के साथ शाही दौरे पर भारत में आ रही थीं, जिसकी खूब चर्चा हिंदुस्तान में हुई। लंदन के अखबारों से भी खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां वहां चल रही हैं। खबरें आ रही थी कि रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर भी रानी रहेंगी, तो उस समय वे क्या पहनेंगी। चूंकि उनका दर्जी कर्तव्यनिष्ठ था, यह उसका काम था, तो वह इस बात को सोच रहा था। रानी का सिक्रेटरी जासूस उनसे पहले ही इस महाद्वीप का दौरा करने वाला था कि कहीं उनकी सुरक्षा में कोई कमी तो नहीं है। और अब जमाना नया आ चुका था, क्योंकि वे दिन बीत चुके थे। अब वे जब वे यहाँ शासन करते थे, लेकिन अब तो वे केवल मेहमान नवाजी में यहाँ आ रहे थे। अर्थात पहले अंग्रेज यहाँ शासन करते थे और यहाँ पर आते थे तो अपनी फौज, सेना लेकर आते थे, लेकिन इस समय क्या भारत स्वतंत्र हो चुका था और अब वे शासक के रूप में नहीं, केवल मेहमान नवाजी के रूप में आ रहे थे। इसलिए फौज फाटे यानी कि सेना की जगह फोटोग्राफरों की फौजें तैयार हो रही थीं। ये सब खबरें इंग्लैंड के अखबारों में छप रही थीं, लेकिन इसकी नकल और कतरनी हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन चिपकी मिलती। मतलब कि जो खबरें इंग्लैंड के अखबारों में छपती थीं, वे खबरें ही दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबारों में भी मिलती। अखबारों और पत्रकारों को उस समय इन सब बातों के अलावा लिखने के लिए जैसे कोई मुद्दा ही ना बचा हो। बहुत ही हल्की पत्रकारिता लेखक को उन दिनों हिंदुस्तान के पत्रकारों में नजर आई, इसलिए वे इन सब बातों को कहानी में कह रहे हैं। अर्थात उन दिनों लेखक को यहाँ की पत्रकारिता और यहाँ के अखबारों में बहुत ही हल्कापन महसूस हुआ कि यहाँ के जो अखबार थे वो महारानी एलिजाबेथ के आने की जो तैयारियां इंग्लैंड में चल रही थी, उनका तो देश था, वो वहाँ के अखबार तो छापेंगे ही वो खबर कि उनकी रानी शाही दौरे पर भारत जा रही हैं, तो ऐसी ऐसी तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। वो तो अपने देश में ऐसी खबरें छाप ही रहे थे, लेकिन उसकी नकल हिंदुस्तान के अखबार किए जा रहे थे और यहाँ की खबरें और यहाँ के कोई अन्य मुद्दे अखबार में ना छापकर केवल वहीं की चर्चाएं ही अखबारों में छाप रहे थे। आगे लेखक कहते हैं कि ऐसी खबरें अखबारों में छपी कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, जिस पर 400 पाउंड का खर्च आया है। रानी की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और इतनी हद हो गई कि उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां भी अखबारों में नजर आई। शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें छपी। बड़ी धूम और शोर शराबा था
और बड़ी चर्चा थी, जिसका शंख इंग्लैंड में बज रहा था, लेकिन उसकी गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। अर्थात वहाँ की रानी आने वाली थी, तो वहाँ पर क्या तैयारियां चल रही थी, वहाँ के अखबार ये खबरें छाप तो रहे थे, लेकिन उसकी नकल हिंदुस्तान के अखबार करके उसकी गूंज यहाँ पर कर रहे थे। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैली और उसकी राजधानी में तहलका मचा कि रानी पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। और नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा, मतलब कि वहाँ के शासन प्रशासन में रानी के आने की खबर से खलबली मची और स्वाभाविक ही उनके मुख से निकला, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखें। अर्थात उनका हमारे घर पर पधारना ईश्वर की अनुकंपा है, जिसके लायक हमारा घर है या नहीं। इसी बात को लेकर दिल्ली की कायापलट होने लगी। कायापलट कैसे? दिल्ली की हर चीज को अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाने लगा। सड़कें जवान हो गईं, अर्थात उन्हें दुरुस्त किया गया। इमारतों ने नाज नीनों की तरह श्रृंगार किया, मतलब कि उनमें रंग रोगन किया गया। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बड़ी मुश्किल थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। दिल्ली में सब कुछ हुआ जा रहा था, लेकिन इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। यानी कि नाक को समाज में इज्जत, मान सम्मान का पर्याय माना जाता है, और जो दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति का सम्मान, अर्थात दिल्ली वाले उस मूर्ति के सम्मान के बारे में सोचने लगे। इसलिए लेखक ने कहा, दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। लेखक के कहने का आशय है कि दिल्ली वालों की मानसिकता ऐसी हो गई कि उन्होंने अपना आत्मसम्मान भी नहीं देखा। उनकी ऐसी मानसिकता हो गई कि पश्चिमी देश ही प्रगति का पर्याय है, हमारे अपने शहर में कुछ नहीं है, उसका अपना कोई मोल नहीं है, वह दूसरों की तुलना में कमतर है, उसका अपना कुछ नहीं, इसलिए वह अपनी पहचान नहीं कर पा रहे थे। इसलिए लेखक ने कहा, दिल्ली के पास सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। आगे लेखक कहते हैं कि इस नाक की भी लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे, आंदोलन हुए, सामाजिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया गया, नेताओं ने भाषण दिए, अखबारों के पन्ने रंग गए, मतलब अखबारों में यही सब खबरें छपी, बहसें हुई। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। अर्थात कि जब महारानी एलिजाबेथ भारत दौरे पर आ रही हैं, तो उनके दौरे में जॉर्ज पंचम की जो नाक है, अर्थात उनका जो मान सम्मान है, उसे रखा जाए। उनके दौरे के सम्मान में जो जॉर्ज पंचम का सम्मान है, उसको रखा जाए या उसे हटा दिया जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में। ज्यादातर लोग खामोश थे और खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यानी कि जो खामोश थे, ना वो इधर थे ना उधर थे, उनकी ताकत दोनों तरफ थी। जब ये सब जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चल रहा था और जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात हुए, उसी समय हादसा यह हुआ कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की नाक एकाएक गायब हो गई। सब बंदोबस्त होने के बावजूद भी नाक चली गई। अब रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश की भलाई चाहने वालों की मीटिंग बुलाई गई और मामला पेश हुआ, क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी।
सभी को इस बात की चिंता होने लगी। हल्के रूप में एक मूर्तिकार को दिल्ली में पेश होने का हुक्म दिया गया। मूर्तिकार था तो कलाकार, लेकिन था पैसे से लाचार। उसने हुक्म देने वालों के चेहरे देखे, अजीब सी परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास। तभी आवाज़ सुनाई दी, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब कहाँ बनी, इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। लेकिन मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, लेकिन मुझे यह मालूम होना चाहिए कि जो ये लाट बनी है ये किस पत्थर की बनी है और किस किस्म का ये पत्थर है, ये मुझे मालूम होना चाहिए। तब सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ यह कहने की कोशिश की कि यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मामला हल हुआ और क्लर्क को फ़ोन किया गया और उसे इस बात की छानबीन का काम सौंपा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, अर्थात उन्हें खंगाला गया। क्लर्क ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। मतलब कि उसमें इस बारे में कुछ नहीं है। फिर इस मामले के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई। कमेटी ने मूर्तिकार को फिर बुलाया और मूर्तिकार ने मसला हल कर दिया। उसने कहा, पत्थर की किस्म का ठीक पता करने के लिए मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा। ये सुनकर कमेटी के सदस्यों में जान आई, यानी उन्हें राहत मिली। कमेटी के सभापति ने चलते चलते कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में ना हो, ज़रूरत बस खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यानी अगर हमने रानी को खुश कर दिया तो हम सब खुशहाल होंगे। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार पहाड़ों के दौरे पर निकला और आकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर, यानी कि गुस्से से कहा, हम विदेशों की सभी चीज़ें अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, रहन सहन, तौर तरीके। जब विदेशों की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं तो यह विदेशी पत्थर क्या चीज़ है। कहने का तात्पर्य है कि जब यहाँ की सारी चीज़ें विदेशों को जाती हैं, यहाँ से सभी चीज़ें विदेशों को जाती हैं और विदेशों के सारे तौर तरीके हम अपना चुके हैं, तो यह विदेशी पत्थर यहाँ क्यों नहीं मिला। तब मूर्तिकार ने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, अगर इजाज़त हो तो अपने देश में नेताओं की मूर्तियाँ हैं, उनमें से जिसकी नाक इस लाट में फिट बैठे उसे उतार लाया जाए। सभापति ने तब धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर दौरे पर निकल पड़ा। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। वहां दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसाजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली। गुजरात की ओर गांधी जी, सरदार पटेल, महादेव देसाई, बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मद्रास में सत्यमूर्ति, पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटें भी देखीं। सारे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, लेकिन सभी लाट की नाकें बड़ी निकली। और तो और बिहार में सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्ति की नाक भी इनसे कहीं बड़ी बैठी।
इस बात में लेखक के कहने का आशय है कि हमारे देश में जितने भी नेता और महापुरुष हैं उन सबका मान सम्मान इस जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक है। यहाँ तक कि हमारे देश में शहीद बच्चों का भी मान जॉर्ज पंचम से बड़ा है। बात फिर बड़े शासकों तक पहुंची और खलबली मची, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी उसे पैसे चाहिए थे। तो एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में आया और एक बार फिर कमरे के दरवाजे बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। उसके कहने का अर्थ था कि 40 करोड़ की जो जनता है उसमें से किसी एक की जिंदा नाक काटकर इस बुत में लगा दी जाए। 40 करोड़ उस समय भारत की जनसंख्या रही होगी। 40 करोड़ उस समय भारत की जनसंख्या थी, इसलिए मूर्तिकार ने कहा कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। कमेटी ने इसके लिए इजाज़त दे दी। इस बार अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है, यानी कि अखबार वालों ने पूरी सच्चाई नहीं छापी। और वैसे भी उनको सरकारी तंत्र ने अखबार वालों को इस बात से दूर ही रखा। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था और मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई। और वह दिन आ गया जब जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। मतलब कि अखबार वालों ने इस खबर को तोड़ मरोड़ कर छापा कि जॉर्ज पंचम की बुत में जो नाक लगी है वह ऐसी नाक है जो पत्थर की बिल्कुल नहीं लगती। अगर वे पूरी सच्चाई को इस खबर को अखबार में छाप देते तो जनता क्या क्रांति कर बैठती, आक्रोश हो जाता जनता में। तो अखबार वालों ने इस खबर को तोड़ मरोड़ कर छापा कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई है और वह नाक ऐसी है जो कतई पत्थर की नहीं लगती। और उस दिन एक बात और ध्यान करने वाली थी कि उस दिन देश की कोई और खबर नहीं छपी। देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, कोई सार्वजनिक सभा की खबर नहीं थी, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सारे अखबार खाली थे, सिर्फ एक ही खबर छपी थी। कहने का अर्थ था कि अखबार भी उस दिन आत्मग्लानि से भर उठे थे कि एक बुत के लिए जिंदा नाक लगा दी गई है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वो भी बुत के लिए। और अखबारों ने इस बात का विरोध प्रकट करने के लिए मौन रहकर अपना विरोध प्रकट किया। मतलब कि सारे अखबार खाली थे उस दिन और केवल एक ही खबर छपी थी कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई है। तो यह था जॉर्ज पंचम की नाक का पाठ। तो विद्यार्थियों, इसमें हमने क्या देखा कि उस समय का जो सरकारी तंत्र था वह मानसिक गुलामी से गुजर रहा था और उस समय की जो पत्रकारिता थी वह कितनी सतही स्तर की पत्रकारिता थी, जिसके पास मुद्दों का अभाव है, जो उस समय व्यर्थ की खबरें छापते हैं लेकिन बाद में उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है तो वे चुप रहकर अपना सांकेतिक विरोध प्रकट करते हैं। लेखक ने यहाँ यह भी बताया कि हिंदुस्तान के हर दिवंगत नेता, यहाँ तक कि सन 42 में शहीद हुए उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। इसका सांकेतिक अर्थ हमारे आत्मसम्मान की ओर जाता है। इस तरह लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमारी शासन व्यवस्था पर एक व्यंग्य कसा है।